गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैरियर लॉन्चर डेली न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में हम लोग द हिंदू के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फर्स्ट आर्टिकल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर इस आर्टिकल को जी किशन रेड्डी ने लिखा है। ये हमारे यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं आपके, जो नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने इस आर्टिकल में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अनाउंस्ड जनजातीय गौरव दिवस की सराहना की है, और साथ ही साथ इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए, उनके कल्चर को सिक्योर करने के लिए प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर इस आर्टिकल में बात करी है। इससे पहले कि इस आर्टिकल के कंटेंट को हम लोग देखें, सबसे पहले समझते हैं इस जनजातीय गौरव दिवस के बारे में, जिसे रिसेंटली में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था। देखो, रिसेंटली में 15 नवंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 15 नवंबर को एवरी ईयर इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका मेन पर्पस था कि जो हमारे ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका जो स्ट्रगल रहा इंडिया के इंडिपेंडेंस में, उसको कमेमोरेट करना। अभी हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसी सेलिब्रेशन में हम लोगों ने ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस डे को अनाउंस किया है। जनजातीय गौरव दिवस जो है वो ट्राइबल के फ्रीडम एफर्ट्स के साथ साथ इनके कल्चरल हेरिटेज, इंडियन वैल्यूज के प्रमोशन, साथ ही साथ नेशनल प्राइड, वेलोर और हॉस्पिटैलिटी, इन सभी इश्यूज को भी एड्रेस करता है। साथ ही साथ ये रिकॉग्नाइज करता है इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, चाहे वो खासी ट्राइब ने किए, भील्स ट्राइब ने किए, कोल्स ट्राइब ने किए, तमार ट्राइब या संथल ट्राइब के द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट यहाँ पर मूवमेंट्स हो। यहाँ पर 15 नवंबर एक अपने आप में इंपॉर्टेंट डे इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा पूरे भारत भर में, स्पेशली झारखंड राज्य में, उनका बर्थ एनिवर्सरी भी 15 नवंबर को ही मार्क किया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य पर भारत सरकार ने 15 नवंबर को यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में अनाउंस किया है। अब समझते हैं इस आर्टिकल में ऑथर ने किन बातों को एक्सप्लेन किया है। तो इस आर्टिकल को मैं यहाँ पे जूम करूंगा और समझेंगे क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहली बात यहाँ ऑथर का कहना है कि इन अयोध्या कांड ऑफ रामायण, रामायण में भी अगर हम लोग देखें तो जब भगवान राम वनवास की ओर निकलते हैं अयोध्या से और गंगा के उत्तरी बैंक की तरफ पहुंचते हैं, तो वहां पर उनका स्वागत नेबरिंग किंगडम में निषाद जो किंग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और निषाद किंग का नाम यहाँ पर गुहा लिखा गया है। तो गुहा के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। साथ ही साथ राम जी के द्वारा भी यहाँ पर ट्राइबल लीडर्स गुहा की काफी रेस्पेक्ट की जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर दिखलाया जाता है कि किस तरीके से सिटी ड्वेलर्स और एक फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। सेम तरीके से यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग महाभारत की स्टोरीज देखें, तो वहां पे भी जब अर्जुन ट्रेवल करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वहां पर उनका एनकाउंटर उलुपी नाम की प्रिंसेस से होता है, जो नागा ट्राइब से बिलोंग करती थी। वहां पर हम देखते हैं कि अर्जुन ने उनसे शादी भी करी और उनसे उनको एक पुत्र भी मिला जिसका नाम रावण था। तो इस तरीके से हमारे पुराने हिस्टोरिकल स्टोरीज को भी अगर हम देखेंगे तो हम समझ पाते हैं कि इंडिया में देयर वाज ऑलवेज अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड सिटी ड्वेलर्स। लेकिन ये सारे चीजें निगेटिव प्रोग्रेस की तरफ चले बढ़ने लग जाती है जब भारत में ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है। भारत में ब्रिटिशर्स की एंट्री होने के साथ साथ जब वो 1871 के आसपास इंडिया में फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट पास करते हैं, तो उस समय पर वहां पर ट्राइबल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाता है। ट्राइबल्स को रेसिस्ट तरीके से उनको यहाँ पर क्रिमिनल की नजरों से देखने लिया जाता है यहाँ पर 1871 के बाद, और साथ ही साथ ट्राइबल कम्युनिटी के अगेंस्ट एक सेंस ऑफ फियर डेवलप करने की कोशिश अंग्रेजों के द्वारा करी जाती है। यहाँ पर इसी प्रोसेस में उनके रिसोर्सेस पर कैप्चर किया जाता है। साथ ही साथ
यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, चाहे सेंट्रल इंडिया में, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, चाहे साउदर्न इंडिया में, उनको अंग्रेजों के इस 1871 एक्ट की वजह से हाई डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो इसी के बारे में ऑथर कहते हैं कि जो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उस प्रोसेस में ट्राइबल्स का जितना भी इंपॉर्टेंट एफर्ट रहा अंग्रेजों के खिलाफ, उसको रिकॉग्नाइज करने में ये डे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ ये इंश्योर करेगा कि इंडिया में जितने भी 705 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनका हेरिटेज, उनका कल्चर वेल प्रोटेक्टेड रहे और उनको वेल रिकॉग्निशन मिल पाए। इसके बाद ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार ने काफी कोशिशें करी हैं ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम में लाने की। आजादी के बाद से एफर्ट्स किए गए हैं कई सारे, उनकी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसी प्रोसेस में आप समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन ग्रांट करना एक इम्पोर्टेंट एफर्ट था, राइट। और उसी के बाद प्रेजेंट गवर्नमेंट में, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा भी काफी सारे एफर्ट्स किए गए हैं यहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर के लिए। जैसे कि ऑथर याद दिलाते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के मिशन पास किया गया था उनकी इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, दैट इज नेशनल बैम्बू मिशन। नेशनल बैम्बू मिशन के तहत अंग्रेजों के समय से ही बैम्बू को एज अ ट्री क्लासिफाई किया जाता रहा था, जिसकी वजह से बैम्बू को कट करके उसको वैल्यू कमोडिटीज के रूप में कन्वर्ट करके अपने आप को इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाना ट्राइबल्स के लिए एक डिफिकल्ट चीज हो गई थी। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 ला करके बैम्बू को ट्री की क्लासिफिकेशन से हटा दिया था। साथ ही बैम्बू का इस्तेमाल कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज के रूप में डेवलप करके ट्राइबल्स को इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके उससे, और बैम्बू का फुलेस्ट पोटेंशियल भी रियलाइज हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट का 2017 अमेंडमेंट एक्ट एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। ऑथर इस बात पर फोकस करते हैं। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि ट्राइबल्स की वेल रिप्रेजेंटेशन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी क्रिएट की गई थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में जो रिप्रेजेंटेशन थी लीडर्स की ट्राइबल कम्युनिटी से, वो कम थी, और प्रेजेंट गवर्नमेंट के समय पर ये रिप्रेजेंटेशन भी काफी हद तक यहाँ पर बढ़ाई गई है। ट्राइबल के अदर फैक्टर्स को भी देखें हम लोग, जैसे कि न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन वाइज भी ट्राइबल्स में सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफी एफर्ट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। उसी में एग्जांपल देते हैं जी किशन रेड्डी जी यहाँ पर, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ला करके यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज को एजुकेशन आसानी से उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में, मदर टंग में मिलती रहे। प्रेजेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये इंश्योर करती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स डेवलप किए जाने हैं, उसमें यूपीए गवर्नमेंट के समय पर 90 न्यू स्कूल्स पास किए गए थे, और आज इन स्कूलों की संख्या 472 से भी अधिक हो चुकी है। वहां पर भी ये स्कूल्स ट्राइबल्स की अपलिफ्टमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया भर में 200 से ज्यादा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम के प्रोसेस में, वहां पर उनकी एफर्ट्स को जनता के बीच में फैलाने के लिए, जनता को अवेयर कराने के लिए काफी सारे ट्राइबल म्यूजियम्स ओपन किए गए हैं। ये म्यूजियम्स आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम जैसे अलग अलग राज्यों में यहाँ पर ये म्यूजियम्स को ओपन किया गया है। और इस तरीके से ट्राइबल्स का इंडियन सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल है। उस रोल को एक्नॉलेज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत राइट डायरेक्शन में ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है कि हर साल को, हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, और ट्राइबल्स की इंपॉर्टेंस इंडियन सोसाइटी में इससे वेल रिकॉग्नाइज होती रहेगी। तो ये था आपका फर्स्ट एडिटोरियल आज के न्यूज़पेपर से। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर, हेडिंग इज फॉर मोर देन अ वेबर। ये आर्टिकल एक्चुअली आपका बात करता है यहाँ पर यूएस के काटसा प्रोविजन के बारे में। नाउ व्हाट इज काटसा, आई विल एक्सप्लेन टू यू। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ओवरऑल थीम क्या है इस पूरे के पूरे आर्टिकल का,
कि काटसा का जो थ्रेट है वो अंडरमाइन करता है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जितनी भी फाउंडेशन है उसे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज काटसा? देखो, काटसा का फुल फॉर्म क्या है? काटसा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, राइट? अब ये लाया कब गया था? ये एक्चुअली लाया गया था तुम्हारा ईयर 2017 में, और इसका अल्टीमेट गोल था कि यूएसए के जितने भी एनिमीज हैं, लाइक नॉर्थ कोरिया हो गया आपका, नॉर्थ कोरिया के बाद सेकंड एनिमी है आपका यहाँ पर यूएसए का ईरान, फिर रशिया और यूएसए के भी रिलेशन कैसे हैं आपको पता है। तो इन तीन नेशंस के साथ जो कोई दूसरा कंट्री किसी भी प्रकार की कोई डीलिंग करने की कोशिश करता है और इनको अगर किसी भी तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उन कंट्रीज के खिलाफ हार्ड सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और इन सैंक्शंस का नेचर आपका इकोनॉमिक हो सकता है, राइट? इन सैंक्शंस का नेचर आपका ऑफिशियल्स की ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, ताकि उस कंट्री के ऊपर प्रेशर बने और वो कंट्री इन देशों के साथ स्पेसिफिकली डील ना करे। इस काम को फुलफिल करने के लिए यूएस की पार्लियामेंट ने डोमेस्टिक लेवल पर एक लॉ पास किया था, और इसी लॉ का नाम है एक्चुअली काटसा। अब हमें पता है कि रिसेंटली में इंडिया और रशिया के बीच में एक तरह की डील हुई थी, जिस डील को हम लोग जानते हैं S-400 डील के नाम से। और इस S-400 डील के तहत रशिया भारत को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सप्लाई करने वाला था, और रिसेंटली में इसका कुछ हद तक सप्लाई जो है वो इंडिया को किया जा चुका है। दिसंबर 2021 में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं, और उससे पहले यहाँ पर रशिया टारगेट कर रहा है कि S-400 इंडिया को सप्लाई कर दिया जाए। यहाँ पर S-400 मिसाइल सिस्टम एक काफी डेंजरस मिसाइल सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल जो अपने आप में एक प्रकार का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लोकेटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे मल्टी फंक्शन रेडार ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम भी इसमें मौजूद है, और ये केपेबल है एक टाइम पे मल्टीपल मिसाइल्स फायर करने को। और इस तरीके से ये एक कंट्री के एयर नेटवर्क को डिफेंड कर पाने में ये S-400 मिसाइल काफी ज्यादा केपेबल है। ये एट द सेम टाइम एयरक्राफ्ट को मैनेज कर सकता है, यूएवी व्हीकल्स को मैनेज कर सकता है, और इसकी रेंज जो है इन मिसाइल्स की S-400 सिस्टम के माध्यम से जो इस्तेमाल किया जाएगा उसका रेंज 400 किलोमीटर तक हो सकता है, और ये 30 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड तक जा सकता है। तो इंडिया और रशिया के बीच में जब ये S-400 डील हुई है, तभी से लेकर के इंडिया और यूएसए आपस में आमने सामने आ गए हैं। यूएस अक्सर बार बार रिपीट करता रहता है कि इंडिया अगर इस तरह के डील करेगा तो इंडिया के ऊपर वो काटसा लगा सकता है, जैसा कि उसने S-400 मिसाइल खरीदने पर टर्की के ऊपर काटसा इससे पहले लगाया हुआ है। तो इस तरह के थ्रेट ऑथर कह रहे हैं यहाँ पर इस आर्टिकल में कि ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो फाउंडेशन है उसके खिलाफ है। अब इस आर्टिकल में आगे ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से यूएस कांग्रेस ने यहाँ पर इंडिया के ऊपर इस तरह के वेव लगाने की डिस्क्रिशनरी पावर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को दी है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने फिलहाल ये डिसाइड किया है कि इंडिया के ऊपर इस तरह का कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर इंडिया को यूएस कांग्रेस ने कहा है कि इंडिया अमेरिका के वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इंडिया जो है चाइना को काउंटर करने में इंडो पैसिफिक ओशन में यूनाइटेड स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ इंडिया और यूएसए के जिस तरीके से इकोनॉमिक रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, वहां पर भी इस तरह के वेव इस तरह के सैंक्शंस यूएस और इंडिया के इंटरेस्ट को रिलेशनशिप को हैम्पर कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से यूएस कांग्रेस ने डिसाइड किया यहाँ पर कि वो इस तरह के काटसा सैंक्शंस को फिलहाल इंडिया के ऊपर नहीं लगाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ऑथर ने यहाँ पर यह भी बात कही है कि इंडिया का क्या रिएक्शन रहा इस तरह के सैंक्शंस थ्रेट को लेकर के। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इस तरह के सैंक्शंस की थ्रेट के बावजूद इंडिया ने अपना डील कंटिन्यू रखा। इस तरह का थ्रेट इंडिया के ऊपर तब भी लगा दिया गया था जब इंडिया ईरान से ऑयल परचेज कर रहा था। तो उस समय पे भी हमारी भारत सरकार ने राइटली स्टैंड लिया था कि जिस तरीके के हमारे सिनेरियो हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंटियर्स पे, वहां पे हम ईरान से ऑयल जो है वो परचेज
बंद करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ S-400 मिसाइल भी जब इंडिया ने खरीदा तो इंडिया ने वेल जस्टिफाई किया था कि यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इस S-400 को खरीद रहे हैं और इसका एम हमारा किसी भी कंट्री को थ्रेट पहुंचाना नहीं है, ये हमारा अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाना मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा। साथ ही साथ यहाँ पर यूएस ने इंडिया को चॉइस भी दिया था कि वो S-400 डिलीवरी सिस्टम की वजह बजाय जो उनका थर्ड सिस्टम है उसको यूएसए से परचेज करे, राइट। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग S-400 के साथ ही इंडिया आगे गया था, और साथ ही साथ इंडिया ने थर्ड को लेने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से काटसा जैसे सैंक्शंस का थ्रेट और ज्यादा आ रहा था। फिलहाल यूएसए इंडिया से उम्मीद करता है कि इंडिया वुड रिड्यूस इट्स फ्यूचर डिपेंडेंसी ऑन रशियन वेपनरी, लेकिन इंडिया इस तरह के कोई भी एश्योरेंस यूनाइटेड स्टेट को नहीं दे सकता, क्योंकि इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपना सिक्योरिटी वाइज इंटरेस्ट उसको प्रायोरिटी देनी है। और इस प्रोसेस में इंडिया अमेरिका को ऑलरेडी इंश्योर करता है कि इस तरह की डीलिंग्स अमेरिका के थ्रेट के, अमेरिका के अगेंस्ट नहीं, ये बस इंडिया के इंटरेस्ट में है। सो इसी काटसा को लेकर के यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में, और इसी के ऊपर हमने यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से इस तरह के थ्रेट्स बार बार इंडिया और यूएसए के पार्टनरशिप में एक दरार डाल सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर से। इसके बाद चलते हैं हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ आज के। ये थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख रहे हैं आप, ये है आपका एयर पॉल्यूशन को लेकर के। हम सभी को पता है कि किस तरीके से इस समय पे दिल्ली की एयर एक वर्स्ट कंडीशन में, यहाँ पर वर्स्ट स्टेट में है अभी। और दिल्ली की जो एयर है उसको उसको लेकर के ऑलरेडी कोर्ट्स के द्वारा यहाँ पे कमेंट किया गया है कि इट इज अ इमरजेंसी लाइक सिचुएशन। इतनी बेकार क्वालिटी की एयर इस समय पर दिल्ली के एटमॉस्फेयर में प्रिवेल कर रही है। यहाँ पर उसी कंटेक्स्ट में आप हेडलाइंस देख रहे हैं कि इस कंडीशन को टैकल करने के लिए जो भी इमरजेंसी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे उनको अभी तक नहीं लिया गया है। 8 दिन हो चुके हैं, दिल्ली की एयर क्वालिटी सीवियर कैटेगरी में है, बट स्टिल कोई भी मेजर्स यहाँ पर इम्पोज नहीं किए गए हैं जो यहाँ पर कोर्ट ने डायरेक्ट किया था। ऑल दो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि सभी स्कूलों को बंद किया जाए फिलहाल के लिए और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रोक लगाई जाए। लेकिन यहाँ पर जो मेन मेजर्स लिए जाने थे, वो मेन मेजर्स लिए जाने थे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का एम था एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, और इस ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की थी, राइट। लेकिन इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अभी तक स्टिल कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मेजर नहीं लिया गया है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करने के लिए, सिवाय ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बैन करने के अलावा। तो इस आर्टिकल से हमें समझना है एक्चुअली कि क्या होता है आपका ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, क्योंकि मेजरली यही वो प्लान है जिस प्लान की हेल्प से दिल्ली की हवा जब सीवियर हो जाती है तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए सरकार के द्वारा और एजेंसी के द्वारा काम किया जाता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। देखो, एयर को हम लोग बेसिकली 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। 4 कैटेगरी में कौन से? एक कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग एयर को क्लासिफाई करेंगे मॉडरेट, मॉडरेट टू पुअर, ठीक है। मॉडरेट टू पुअर हम एयर को कब डिफाइन करते हैं? जब एयर में जो आपके पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ठीक है, ये इनका लेवल 61 से 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक रहता है एयर में, तो हम कहते हैं कि दिल्ली की जो एयर है वो मॉडरेट है, या कहीं की भी एयर वो मॉडरेट है। अब ये पीएम कौन से पार्टिकुलेट मैटर्स की बात कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं मैं PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स की, राइट। इसके बाद अगर एयर में PM 10 पार्टिकल्स, राइट। अब देखो 2.5 और 10 ये यहाँ पर साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल्स के। सो PM 10 का लेवल अगर 101 से 350 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब,
और PM 2.5 का लेवल 61 से 120 के बीच में रहता है, तो हम कहते हैं कि भाई एयर की क्वालिटी मॉडरेट टू पुअर है। सेम तरीके से एयर को जब हम वेरी पुअर कब कहते हैं, एयर को वेरी पुअर तब कहते हैं जब आपका PM 2.5 का लेवल 121 से 250 पहुंच जाता है, और PM 10 का लेवल 351 से 430 पहुंच जाता है। सेम तरीके से एयर आपकी सीवियर कब बन जाती है, जब PM 2.5 का लेवल मोर देन 250 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पहुंच जाता है, और PM 10 का लेवल क्रॉस कर जाता है 430 के लेवल को। उसके बाद अगर ये रेंज रहती है आपकी 250 से 300, और एक्चुअली में ये रेंज रहती है आपकी 430 से 500। और अगर एयर को सीवियर प्लस और इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में कब क्लासिफाई किया जा सकता है, जब PM 2.5 का लेवल क्रॉस कर जाए 300 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को, और PM 10 का लेवल क्रॉस कर जाए 500 के लेवल को, तब हम कंसीडर करते हैं कि भाई अब इट इज अ इमरजेंसी लाइक सिचुएशन। तो दिवाली के बाद अगर नेक्स्ट 10 डेज देखें हम लोग, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस दिल्ली के ऊपर की जो एयर है आपकी, वो सीवियर क्वालिटी में बनी हुई है, और कुछ केसेस में यहाँ पर सीवियर प्लस को भी टच करने की यहाँ पर एयर ने कोशिश करी है। अब जब भी ऐसे कंडीशंस आते हैं, जब भी एयर मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी में जाता है, तो कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे पटाखों के ऊपर बैन लगाए जाते हैं, रोड्स के ऊपर मैकेनाइज स्वीपिंग करी जाती है, गार्बेज बर्निंग को स्टॉप किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वहां पर उनकी फंक्शनिंग रोकी जाती है। तो ये स्टेप उठाए जाते हैं मॉडरेट, जब एयर मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी में जाती है। फिर जब एयर वेरी पुअर बन जाती है, तो फिर भाई जितने भी आपके डीजल जनरेटर्स हैं, उनके इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है। बस और मेट्रो सर्विसेज के यूजेस को एंकरेज किया जाता है, और साथ ही साथ मेट्रो सर्विस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है। कोल, फायरवुड, इनका इस्तेमाल बंद करवाया जाता है। एयर जब सीवियर कैटेगरी में जाती है, तो मैकेनाइज स्वीपिंग जो होती है रोड की, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है, और रोड के ऊपर स्प्रिंकलिंग करी जाती है वाटर के माध्यम से, ताकि डस्ट एयर में ना प्रेजेंट हो, डस्ट सेटल हो जाए, ताकि डायरेक्ट लोग उस डस्ट को इनहेल ना करें। यहाँ पर बदरपुर पावर प्लांट को बंद करवा दिया जाता है, और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ प्रकार से कंसेशनल रेट्स जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे स्टेप्स तब लिए जाते हैं जब एयर क्वालिटी सीवियर हो जाती है। सेम तरीके से जब इमरजेंसी कैटेगरी में एयर पहुंच जाती है, तो दिल्ली में आने वाले ट्रक्स के ऊपर रोक लगाया जाता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दिया जाता है, और साथ ही साथ ऑड इवन स्कीम्स लागू कर दिए जाते हैं, और स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। तो अभी फिलहाल में दिल्ली सरकार जो स्टेप्स ले रही है, उसमें स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर्स ऑन रोड्स ये किया जा रहा है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ऊपर रोक लगाई गई है, और ट्रक्स को भी रेगुलेट करने की यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ओवरऑल जब इस तरह के स्टेप लिए जाते हैं सरकार के द्वारा एयर के अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्चुअली आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो इस आर्टिकल में या यही बात कही गई है कि जिस हिसाब से इमरजेंसी स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा नेशनल कैपिटल रीजन और आसपास के एरियाज में, उतने एडिक्वेट स्टेप्स यहाँ पर नहीं लिए गए हैं स्टिल, और दिल्ली के ऊपर की हवा अभी भी इसकी क्वालिटी सीवियर बनी हुई है आपकी। तो ये था आपका आज का तीसरा आर्टिकल। चलते हम लोग आज के लास्ट और फाइनल और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। यहाँ पर आप हेडिंग पढ़ सकते हैं कि जो करतारपुर कॉरिडोर है, इसको आज से दोबारा यहाँ पर रीओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, करतार कॉरिडोर को क्लोज कर दिया गया था जब कोविड आया था इंडिया में और पाकिस्तान में भी, ताकि कोविड का ट्रांसमिशन रोका जा सके। अब फाइनली 19 से 20 महीनों के आसपास यहाँ पर इस कॉरिडोर को दोबारा ओपन किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जानना कि क्या है करतारपुर कॉरिडोर, राइट, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, ये कॉरिडोर एक रेयर न्यू इनिशिएटिव्स में से एक है भारत और पाकिस्तान के बीच में, स्पेशली उस माहौल में जब भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से पुलवामा अटैक जैसी कोशिश करी जाती है, बालाकोट स्ट्राइक जैसी
कोशिशें होती हैं। फिर साथ ही साथ आर्टिकल 370 के इम्प्लीमेंट होने के बाद भारत पाकिस्तान के संबंध में और दरार आते हैं, दोनों साइड्स अपने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाते हैं। ऐसे सब स्थिति में करतार कॉरिडोर अपने आप में एक न्यू और यूनिक इनिशिएटिव है। वैसे मैक्सिमम केसेस में अक्रॉस द बॉर्डर जो वीजा फ्री ह्यूमन मूवमेंट किया जाता है, वीजा फ्री ह्यूमन मूवमेंट किया जाता है कॉरिडोर्स के थ्रू, ये एक्सेप्शनल कंडीशन में किया जाता है। कब? जैसे रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम हो, एक बॉर्डर की तरफ वायलेंस हो रहा हो लोगों के ऊपर और वो भाग करके आना चाह रहे हो दूसरे देश में, तब इस तरह के कॉरिडोर का इस्तेमाल किया जाता है और उसे वीजा फ्री रखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जब ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर आ जाए किसी प्रकार का, तब यहाँ पर ये चीजें करी जाती हैं। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर एक वीजा फ्री ह्यूमन कॉरिडोर है और इसका इस्तेमाल पिलग्रिमेजेस के लिए किया जाता है। तो ये इसको एक यूनिक इनिशिएटिव बना देता है। देखो, करतारपुर कॉरिडोर जो है तुम्हारा, ये कनेक्ट करता है, पाकिस्तान के अंदर है तुम्हारा नरोवाल डिस्ट्रिक्ट और इंडिया के अंदर है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। इन दो डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर ये कॉरिडोर कनेक्ट करता है। और इस कॉरिडोर को एक्चुअली में कंस्ट्रक्ट इसलिए किया गया था कि क्योंकि जो सिखिज्म के फर्स्ट गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनके 550वें बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इस कॉरिडोर को बिल्ड किया गया था। और दोनों ही कंट्री में जो सिख्स रहते हैं उनकी फेथ को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए ये कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये कॉरिडोर के माध्यम से नरवाल डिस्ट्रिक्ट में जाकर के जो वहां पर दरबार साहिब गुरुद्वारा है, वहां पर जाकर के हमारे सिख भाई गुरु नानक जी को याद करते हैं। और गुरु नानक जी जो कि पहले और प्रथम गुरु थे सिखिज्म के, जिनके द्वारा निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति को प्रीच किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर सिखिज्म धर्म की शुरुआत उनसे हुई थी ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं सिखिज्म के, उसको उन्होंने प्रीच किया था। उन्हीं की बातों को आगे गुरु अर्जन देव ने हाइम्स के रूप में कंपाइल किया था और हाइम्स के रूप में कंपाइल करके उसे गुरु बानी का नाम दिया था, जिसके माध्यम से सिखिज्म की वैल्यूज को सोसाइटी में प्रीच किया गया था। तो करतारपुर कॉरिडोर गुरु नानक को याद करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पर। और इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत के कई सारे सिख्स पाकिस्तान की तरफ जाकर के गुरुद्वारे में दर्शन करते हैं और इस वजह से ये कॉरिडोर एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। अब देखो 19 नवंबर 19th ऑफ नवंबर, राइट, 19th ऑफ नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी है आपकी सिख फाउंडर गुरु नानक देव जी की। और इसी पर्व को मनाते हैं हम लोग गुरु पर्व के नाम से, या फिर इसी पर्व को हम लोग प्रकाश पर्व के नाम से भी जानते हैं। तो 19 नवंबर से पहले इस वजह से वापस से इस कॉरिडोर को ओपन कर दिया गया है। और जब कोविड का थ्रेट भी कम हुआ है तो ऐसे में ये रीस्टोर किया जाना एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज आर्टिकल्स जिसको हमने कवर किया द हिंदू न्यूज़पेपर से। इसी तरीके से हम लोग डेली न्यूज एनालिसिस करते रहेंगे इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। इफ यू आर लाइकिंग इट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, समझ में आया, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कल हम लोग मिलते हैं इसी समय पर कल की न्यूज एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।